नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का जो दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, सूक्ष्म जीव, मित्र और दुश्मन। ठीक है, तो उसका हमने पहला पार्ट में आपको बता दिया है। अब यहाँ पे उसके बाद हम दूसरा यहाँ पे पार्ट में मतलब दूसरा इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं वैक्सीन से। ठीक ना, इससे पहले हमने सूक्ष्म जीव के बारे में बताया, कहाँ रहते हैं, किससे देखा जा सकता है, ठीक ना, इनसे क्या क्या लाभ हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में। अब हम यहाँ बात करने चल रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वैक्सीन, यानी वैक्सीन को हम क्या बोलते हैं, टीका। ठीक ना, देखते होंगे अक्सर गाँव में टीका लगता है, मतलब जो इंजेक्शन लगता है बच्चों को, उसी को टीका बोला जाता है। देखिए क्या होता है यहाँ पे, देखिए यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोगकारक सूक्ष्मजीव, यानी जो रोग फैलाने वाले जो सूक्ष्मजीव होते हैं, से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। इस प्रकार टीका यानी वैक्सीन कार्य करता है। ठीक है ना, एक बार जब टीका लग जाता है तो वह सदा के लिए बच्चों में क्या करता है, वो हमारे शरीर में क्या करता है, सदा के लिए एक प्रतिरक्षी का काम करता है। तो कह रहा हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन यानी टीका द्वारा रोका जा सकता है। इन सारी बीमारियों के लिए क्या लगता है, जब बच्चे छोटे होते तभी उनको टीका लगा दिया जाता है, टीका लगवा दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि इन सारी बीमारियों से बच्चे छुटकारा पा जाएं। ठीक है, कह रहा है एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। जो एडवर्ड जेनर थे, उन्होंने क्या किया था, चेचक के लिए 1798 में चेचक टीके की खोज किया था। ठीक है, आइए फिर यहाँ पे हम बात करते हैं। देखिए फिर यहाँ पे हम बात करते हैं हानिकारक सूक्ष्मजीव की। ठीक है, तो देख सकते हैं सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार से हानिकारक होते हैं। कह रहा है कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। मतलब कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो क्या करते हैं, मनुष्यों में, जंतुओं में, पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। कह रहा है ऐसे रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्मजीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। मतलब वे सूक्ष्मजीव जो रोग को उत्पन्न करते हैं उनको क्या कहा जाता है, रोगाणु या रोगजनक कहा जाता है। कह रहा कुछ सूक्ष्मजीव कपड़े, चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं, मतलब खराब कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग। देखिए मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्मजीव क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्मजीव, हम लोग यहाँ पे इसको देखने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं लिख रहा है मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव श्वास द्वारा, पेयजल द्वारा, भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। ये जो सूक्ष्मजीव होते हैं क्या करते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो भी, पानी पीते हैं तो भी, खाना खाते हैं तो भी हमारे क्या है, हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अगर संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बीमार व्यक्ति है, उसके संपर्क में भी हम लोग अगर जाते हैं तो क्या हो जाएगा, वो सीधे हमारे संपर्क में वो रोगी जब आ जाता है तो उससे भी संचरण हो सकता है। संचरण का मतलब होता है कि बीमारी फैल सकता है एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति में। अब देखेंगे सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, कह रहा है सूक्ष्म जीव, ठीक ना, जो सूक्ष्म जीव हैं जैसे बैक्टीरिया हैं, विषाणु हैं, कह रहा है सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक व्यक्ति के, एक संक्रमित व्यक्ति है, मतलब एक बीमार व्यक्ति के शरीर से स्वस्थ व्यक्ति में वायु के द्वारा, हवा के द्वारा, जैसे मान लीजिए किसी को जुकाम हुआ है, वो क्या कर रहा है, छींक रहा है, तो उस पर मतलब क्या रुमाल वगैरह नहीं लगा रहा है, तो जो उससे ड्रॉपलेट्स निकलेंगे उनसे क्या होगा, दूसरे व्यक्ति भी उससे संक्रमित हो जाएगा। ठीक है, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, मतलब उसके साथ सोएगा, बैठेगा तो उससे भी हो सकता है। संचरणीय रोग कहलाते हैं। संचरणीय रोग सीधा मतलब जानिए कि ऐसा रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति के शरीर से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में फैलता है, उसको बोला जाता है संक्रमणीय रोग। ठीक है,
संक्रामक बीमारियां बोला जाता है। इस प्रकार के रोग के कुछ उदाहरण हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हैजा हो गया, सामान्य सर्दी जुकाम हमने बताया, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। ठीक है, ये बात हो गई। फिर कह रहा है देखिए, जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोगकारक वायरस यानी विषाणु भी वायु में आ जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो जुकाम होता है वह विषाणु के द्वारा होता है। यह वायरस श्वास के द्वारा ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में सीधे प्रवेश कर जाते हैं और दूसरा व्यक्ति भी क्या हो जाता है, उससे संक्रमित हो जाता है, बीमार हो जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे कह रहा है, कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी होते हैं जो रोगकारक सूक्ष्मजीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। देखिए, कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो क्या करते हैं, एक मतलब बीमारी को फैलाने का काम करते हैं। जैसे हम बात करते हैं घरेलू मक्खी की, इसका उदाहरण है। देखिए, घरेलू मक्खी क्या करती है, वेक्टर का काम करती है। वेक्टर मतलब क्या करती है कि एक जगह से बीमारी को उठाएगी और दूसरी जगह ले जाके स्थानांतरित कर देगी। आप समझ रहे हैं। देखिए, इसका कह रहा है कि घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है। देखिएगा, मक्खी बहुत अपशिष्ट जगहों पर बैठती है और वही जब आप खाना वगैरह मतलब नहीं ढके रहते हैं तो उस खाने में भी जाकर बैठती है और आप उसी खाने को खाते हैं तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि आप भी बीमार पड़ेंगे। इसलिए उसको क्या कहा जा रहा है, रोगवाहक बोला जाता है, मतलब रोगों को ढोने वाली रोगवाहक कहा जाता है। देखिए, रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। इस प्रकार से क्या है, रोगाणु कन्फर्म है कि उसके शरीर पे चिपकेंगे और फिर दूसरी जगह जाएंगे। जो भी व्यक्ति ऐसा दूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। ठीक है, तो जो भी मतलब व्यक्ति ऐसे अगर भोजन ढका ना हो, खाने वाली जो भी सामग्रियाँ ढकी ना हो, तो वैसे चीज़ों को वो खाएगा तो निश्चित है कि वो बीमार पड़ेगा। अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढककर रखा जाए। इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें हमेशा ढके हुए भोजन को ही खाना चाहिए। बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। भोजन हो या आप अक्सर बच्चे क्या करते हैं, मिठाइयाँ जाते हैं दुकान पे तो मिठाइयाँ बिना ढके हुए चीज़ों को खरीद के खाते हैं और बाद में उनके पेट में दर्द होने लगता है, अनेक प्रकार की बीमारियाँ उनको हो जाती है। पर अब ये रहा मक्खी। जैसे आप और भी चीज़ों को मैं बताऊँ, जैसे मान लीजिए कि पहले जो घर के अगल बगल में मतलब साफ़ सफाई नहीं रहती है, बच्चे शौच करते हैं, वहाँ पे भी जा कर के मक्खियाँ बैठती हैं और घर में अंदर भोजन जो रखा रहता है ढक के नहीं रखा रहता है, या किसी को खाने के लिए गया भोजन, वह कुछ समय बाद खाया, भोजन नहीं ढका गया, तो वही मक्खी जा कर के खाने भी बैठेगी। तो बताइए वह भोजन कितना दूषित हो जाएगा। तो निश्चित है कि वह भोजन जो व्यक्ति करेगा उसको तो बीमारी होना है कि नहीं। तो इसीलिए मतलब खुले में शौच नहीं करना चाहिए। ठीक है, और अक्सर लोग जिसके वहाँ शौचालय वगैरह है वो भी लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, यूज करने के बाद से उसके फाटक को हमेशा खुले छोड़ देते हैं, बल्कि उसके फाटक को हमेशा खुला नहीं छोड़ना चाहिए। यूज करने के बाद फिर उसको क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, जिससे कि मतलब इस प्रकार की बीमारियों से वो वंचित रहेंगे। अब देखिए, दूसरा कह रहा है मादा एनाफ्लीज, मच्छर इसका एक अन्य उदाहरण है। ठीक ना, अब पहला तो हम लोगों ने मक्खी के बारे में पढ़ा, अब दूसरा हम बात करते हैं मादा एनाफ्लीज मच्छर की। ठीक ना, इसका अन्य उदाहरण है मच्छर प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो पूछा भी जा सकता है कि मच्छर किसका वाहक है, तो बताएंगे मलेरिया परजीवी का। मादा एडीज मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है, यही डेंगू की बीमारी को फैलाता है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार से रख सकते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। आप देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे कि सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। आप जानते हैं कि सभी मच्छर क्या होते हैं, जल में ही उत्पन्न होते हैं। जहाँ भी जल मतलब इकट्ठा होता है वहाँ पे मच्छर उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं देना चाहिए, मतलब कहीं भी हमें पानी को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। पानी अगर इकट्ठा होगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें मच्छर, आप समझिए कि पानी इकट्ठा करना मच्छर को दावत देना है। कूलर, टायरों एवं फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्र न होने दें। उनकी मतलब नियमित रूप से साफ सफाई करते रहना चाहिए। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हमें मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास करना चाहिए हमें। ठीक है, मतलब ऐसे उपाय को हमें मतलब करना चाहिए कि जहाँ से पानी किसी तरह से आसपास गड्ढा गुड्ढी में न रहे जहाँ से मच्छर पैदा हो। ठीक ना, और मच्छर पैदा होंगे तो जाहिर सी बात है कि बीमारियों को आप दावत दे रहे हैं, न्योता दे रहे हैं। ठीक है ना, आगे आइए देखते हैं। अब बात कर रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो चीज़ है इम्पोर्टेंट है, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। आप देख रहे हैं
कि यहाँ पे जो सारणी में आपको दिखाया जा रहा है कि मनुष्यों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग कौन कौन हैं, तो इनको हम देखेंगे। ठीक है, देख सकते हैं पहले कॉलम में मानव रोग दिया है, दूसरा रोग कारक सूक्ष्म जीव है, फिर संचरण का तरीका है, अपने बचाव के उपाय है। मतलब पहला है कि मानव में रोग किसके द्वारा होता है, तो सूक्ष्म कारक मतलब कौन से जीव होते हैं, संचरण का तरीका मतलब कैसे फैलता है, फिर उसके बचाव कैसे करना चाहिए हमें। ठीक है, तो कह रहा है पहला क्षय रोग। ठीक ना, देखिए क्षय रोग किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पे पहला है क्षय रोग। क्षय रोग किसके द्वारा होता है, तो जीवाणु के द्वारा होता है। ध्यान दीजिए, क्षय रोग किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा, तो मतलब बैक्टीरिया के द्वारा। इस संचरण का तरीका, संचरण मतलब होता है ना फैलना, तो किसके द्वारा फैलता है, ये वायु के द्वारा फैलता है। अब हम मतलब ये पहले तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हम इसका समान जो बचने का उपाय उसको बताएंगे। फिर कह रहा है खसरा। खसरा को इंग्लिश में बोला जाता है मिजलीज। अब देखिए मिजलीज भी किससे होता है, वायरस से होता है, याद रखिएगा। और एक इसके क्या कारण है फैलने के, तो हवा, वायु। ठीक ना, फिर कह रहा है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स भी किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे ये किससे फैलता है, तो वायु से फैलता है और सीधे संपर्क से, मतलब एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। फिर कह रहा है पोलियो। पोलियो ये भी मानव रोग है और इसका कारक कौन है, वायरस है, विषाणु है। और किसके द्वारा फैलता है, तो वायु के द्वारा और जल के द्वारा फैलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए इसके बचने के उपाय क्या क्या मतलब करेगा मनुष्य कि इससे हम मतलब कि इस बीमारी से इंसान बच सके। कह रहा है रोगी व्यक्ति को पूरे तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। मतलब जिसको भी टीबी हो जाए, खसरा हो जाए, चिकन पॉक्स हो जाए, पोलियो की शिकायत हो जाए, तो वैसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, हमें अलग रखना चाहिए, किसी के संपर्क में उसको नहीं रहने देना चाहिए। कह रहा है रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण करवाना। ठीक है, मतलब जो व्यक्ति वह मतलब जिसको भी क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो हुआ है, उसको बिल्कुल एक मतलब अलग रूम में रखना चाहिए। वो जो भी कपड़ा पहन रहा है उसको अलग रखना चाहिए, अलग धुलवाना चाहिए, और उसको समय समय पर क्या कराना चाहिए, उसका टीकाकरण कराना चाहिए। ये उसके बचने का उपाय है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, यहाँ देखिए अभी ये तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हम फिर बात करते हैं किसकी, हैजा रोग की। यहाँ पे हैजा के बारे में। ठीक है ना, तो हैजा देखिए, हैजा किससे फैलता है भाई, तो जीवाणु से फैलता है। और ये कौन से हैं, तो जीवाणु से होता है। और ये फैलता किससे है, तो जल से, और मतलब दूषित जल होगा, दूषित भोजन होगा। ठीक है ना, फिर टाइफाइड। ये देखिए टाइफाइड बहुत आम बात है, जो आप कहीं भी देख रहे हैं आसपास, घर घर टाइफाइड मिल रहा है आजकल। टाइफाइड ये भी जीवाणु के द्वारा होता है, यानी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और मेन फैलने का कारण क्या है, दूषित जल का यूज करना। ठीक ना, इसलिए अक्सर आप लोग देख रहे हैं कि सभी लोग फिल्टर का पानी यूज कर रहे हैं। ठीक ना, हमें बेहतर यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जल को उबाल करके पीना चाहिए, जल को उबाल करके रख देना चाहिए और उसी जल को हमें पीना चाहिए। अब देखिए इससे बचने का उपाय क्या है, हैजा और टाइफाइड से कैसे बचा जा सकता है, तो कह रहा है व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। मतलब हमें अपने शरीर को काफ़ी अच्छे से, मतलब हमें हमेशा स्नान करना चाहिए, साफ़ सुथरा कपड़ा पहननी चाहिए। ठीक ना, भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण। कह रहा भली भांति हमें पका हुआ भोजन करना चाहिए, मतलब बासी भोजन न हो, ताज़ा भोजन हो। और जो हम अभी बताएं कि जो आप पानी पी रहे हैं उस पानी को उबाल करके रख दें और उसी पानी को दिन भर पिएँ। ठीक है, फिर कह रहा है टीकाकरण, और जब भी इसका टीकाकरण हो उसका समय समय पर क्या करना चाहिए, व्यक्तियों को टीकाकरण करवाना चाहिए। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, हेपेटाइटिस ए। अब यहाँ पे हेपेटाइटिस ए क्या होता है, तो देखिए हेपेटाइटिस ए वायरस के द्वारा फैलता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेपेटाइटिस ए किसके द्वारा होता है, तो बताएंगे वायरस के द्वारा। किसके द्वारा फैलता है, तो बताएंगे दूषित जल के द्वारा। ठीक ना, और बचाव का क्या उपाय करना चाहिए, तो उबले हुए पेय जल का उपयोग और टीकाकरण करना चाहिए। ठीक ना, यानी देख लीजिए मैक्सिमम आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे देखने को, कि मैक्सिमम बीमारियाँ मिल रही हैं दूषित जल के सेवन करने से। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्वच्छ जल को पीना चाहिए। आप फिल्टर का ज़्यादा पानी पीना मतलब उचित समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा फिल्टर का पानी पीजिए, या आपके यहाँ जो भी पानी है उस पानी को उबाल दीजिए और उसको रख दीजिए, ठंडा हो जाए, फिर उसी को आप पीजिए। ठीक है, नहीं तो अब ज़्यादातर बीमारियों का कारण यही है कि दूषित जल।
ठीक है। फिर हम बात करते हैं मलेरिया। मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, ठीक ना। और इसका जो फैलाने वाला जो कारक है क्या है? मच्छर है। अब इससे देखिए मलेरिया से बचने के क्या क्या उपाय करना चाहिए? तो मच्छरदानियों का प्रयोग करना चाहिए, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग करना चाहिए, जैसे आप बहुत सारे फ्यूल वगैरह जलाते हैं। फिर कीटनाशक का छिड़काव है, मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न रहने दें। मतलब जब आप सो रहे हैं तो मच्छरदानियों का प्रयोग करें। और आप जो भी जलाते हैं मच्छर को भगाने के लिए उसका प्रयोग करें। कीटनाशक दवाओं को छिड़कवाते रहें, आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। अगर इतना आप करते हैं तो आप ये मलेरिया जैसे खतरनाक बीमारियों से बच सकते हैं और दूसरे को भी बचा सकते हैं, ठीक ना। तो आपको इन सारी चीज़ों पे क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। खुद अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करनी चाहिए और दूसरे को भी स्वस्थ रखने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। आप इतना जाने तो दूसरे को भी बताएं, वो भी व्यक्ति इससे सुधार करेगा, जिससे कि हमारे आसपास पूरा सफाई रहेगा, तो ना हम बीमार पड़ेंगे ना हमारे आसपास रहने वाले लोग बीमार पड़ेंगे। अरे बात समझ में। अब आइए यहाँ पे देखते हैं कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग के बारे में, ठीक है। अभी तक तो हमने किसके बारे में? मनुष्यों में जो रोग हो रहे थे उसके बारे में हमने जाना, लेकिन अब हम जानने वाले हैं कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा पौधों में कैसे क्या क्या रोग होते हैं, ठीक ना। उनका संचरण कैसे होता है, सारी चीज़ों को देखिए। तो पादप रोग, सूक्ष्म जीव और संचरण का तरीका देखिए। पादप रोग में नींबू कैंकर है। नींबू में कैंकर रोग हो जाता है, उसको नींबू कैंकर बोला जाता है। और ये किसके द्वारा होता है? तो सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। संचरण का तरीका क्या है? मतलब यह रोग किस कारण फैलता है? तो वायु के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? तो वायु के द्वारा फैलता है। गेहूँ की रस्ट, ठीक ना, यानी व्हीट रस्ट बोला जाता है। रस्ट मतलब होता है रोग, ठीक है ना। जैसे गेहूं में आप देखते हैं, गेहूं में पूरा उसकी बालियां काली काली हो जाती हैं, ठीक ना। तो ये किसके द्वारा होता है? तो एक कवक के द्वारा होता है, फंजाई के द्वारा होता है। और ये संचरण का जो तरीका है, जो फैलने का तरीका है, वो क्या है? वायु और बीज के द्वारा। ये वायु और बीज के द्वारा फैलता है। फिर भिंडी की पीत, और भिंडी में पीत नामक रोग हो जाता है। किसके द्वारा होता है? तो वायरस के द्वारा हो जाता है। और किसके द्वारा फैलता है? कीटों के द्वारा फैलता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 रोगों के बारे में बताया गया कि नींबू में कैंकर रोग हो जाता है, जो जीवाणु के द्वारा होता है और फैलता वायु के द्वारा है, ठीक है। गेहूँ में जो रोग होता है, रस्ट होता है, वह कवक के द्वारा होता है और वायु और बीज के द्वारा फैलता है। भिंडी में पीत की बीमारी होती है, जो वायरस के द्वारा होता है और कीटों के द्वारा फैलता है। अरे बात समझ में। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।